सूरज पहले से कहीं अधिक तप रहा है, कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये केवल एक संयोग है? आइए पता लगाएं। जब सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, एक गर्म दिन भी सुखद हो जाता है। तापमान गिरता है, हवा मैल नहीं करती, शरीर महसूस करता है राहत। बादल सिर्फ दृश्य नहीं, यह ग्रह की प्राकृतिक ढाल है। कल्पना कीजिए अगर बादल बिल्कुल गायब हो जाएं। ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये अत्यधिक तपन होगा। बिना बादलों के पृथ्वी उस मानव के समान है जिसकी त्वचा पूरी तरह बिना हो। उसकी रक्षा टूट जाएगी, ये अधिक गर्म होगी और मर जाएगी। जब बादल होते हैं तो धरती जीवित रहती है, रोशनी नर्म होती है, नमी बनी रहती है, जीवन फलता फूलता है। जंगल, खेत, फूल सब सांस लेते हैं। बादल दुश्मन नहीं, ये ग्रह की सांस है। बादलों के बिना धरती चट्टान बन जाती है, नमी उड़ जाती है, पौधे जल जाते हैं, जीवन खत्म होता है। ये अब घर नहीं रहा, ये रेगिस्तान है। और जितने कम बादल है उतनी ही करीब रेगिस्तान आ जाता है। जलवायु बदल रही है, तापमान बढ़ रहा है, क्यों? चलिए ग्लोबल तापमान ग्राफ देखते हैं, शायद इसमें कुछ साफ दिखे। हम क्या देखते हैं? 1965 तक अपेक्षाकृत स्थिरता थी। 1965, 1973 युद्धकाल और ऑपरेशन पोपाई मानव द्वारा मौसम में सबसे बड़े हस्तक्षेप की अवधि। इसके बाद ग्लोबल तापमान बढ़ने लगा। संयोग मात्र? अमेरिका अब बेचैन था। जंगल, गुरिल्ला, अदृश्य दुश्मन, एक महाशक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कुछ भी काम नहीं आ रहा था, सब कुछ आकाश में था। अगर पारंपरिक युद्ध से न जीता जाए तो क्या मौसम को बदलकर जीत सकते हैं? एक C-130E हरक्यूलिस विमान 43वें एयर ग्रुप की पोप एयरफोर्स बेस NC अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ता है। ऑपरेशन पोप आई, वियतनाम की मिट्टी पर बादलों में सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है। मिशन बारिश करवाना, जंगल को दलदल में बदलना। 5400 टन इस पदार्थ का 8 वर्षों में संचालन हुआ और किसी ने भी नहीं पूछा इससे ग्रह को क्या होगा। सिल्वर आयोडाइड क्या है? यह रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र AgI है। यह बादलों में नमी संघनित करने में मदद करता है। सिल्वर आयोडाइड वेपलेटेड रूप से उपयोग होता है बारिश लाने के लिए, त्योहार से पहले धुंध दूर करने में, ओजोन नियंत्रण में। सुनने में उपयोगी है, लेकिन तब सिल्वर आयोडाइड कैसे फैलाया जाता है? कई तरीके हैं, विमानों से, रॉकेट से, तोपों से, आकाश में फायरिंग। लक्ष्य था सही बादल पर निशाना लगाना। इसके बाद हवा में उड़ता है, जहां भी बिखरता है। लेकिन किसने मापा कि कितना कहां पहुंचता है? केवल एक C-130 विमान में 16 टन ले जाया जाता है। दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कौन करता है? क्या ये रसायन मानव के लिए सुरक्षित है? सिल्वर आयोडाइड के बारे में सब कुछ अंधेरे में है। कोई सार्थक अंतरराष्ट्रीय विश्व विज्ञान विश्लेषण नहीं किया गया। रूस 2018 ने एक अध्ययन किया सिर्फ ये जानने के लिए कि ये पदार्थ कितनी हद तक कैंसर संक्रामक हो सकता है, और निष्कर्ष निराशाजनक है। निष्कर्ष सावधानी पूर्वक शब्दों में है। एक संबंध पाया गया, सिल्वर आयोडाइड प्रयुक्त क्षेत्र में कैंसर में वृद्धि। ये देखें तब ये संयोग की सावधानी कहीं स्पष्ट संबंध में बदल जाती है। सिल्वर आयोडाइड वो पदार्थ है जो वायुमंडल में छिड़का जा रहा है, और कैंसर वो बीमारी है जो फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क से प्रारंभ होती है। संयोग या एक पैटर्न। युद्ध लंबे समय पहले खत्म हो गया, लेकिन इसका निशान अब भी आसमान में है। सिल्वर आयोडाइड अभी भी दुनिया में फैलाया जा रहा है। किस मात्रा में कोई नहीं जानता। मात्रा प्रकाशित नहीं की जाती, कोई नियंत्रण नहीं है। हम केवल प्रोजेक्ट की संख्या के बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप इस मानचित्र को देखें तो यह चिंताजनक है। नागरिक कार्यक्रम दर्जनों देशों में उपयोग में है। पदार्थ वही है, परिणाम सभी के लिए।
फिर आइए देखें ऑन्कोलॉजी चार्ट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, नॉर्वे, यूके, आयरलैंड, डेनमार्क में सबसे अधिक मामले। अब सवाल, जापान, यूक्रेन, चेरनोबिल के बाद भी में कम कैंसर क्यों? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? यह मानचित्र गंभीर सवाल खड़ा करता है। कहते हैं नॉर्वे में अधिक कैंसर इसलिए कि लोग स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। तो फिर जापान याद करें, 2 परमाणु बम हैं, फुकुशिमा दुर्घटना, जनसंख्या सघनता, तनाव, फिर भी वहां कैंसर कम है बनिस्बत स्वस्थ स्कैंडिनेविय देशों से। तो फिर समस्या क्या है? शायद ये दवा नहीं बल्कि वातावरण हो सकता है। हमें पता है कि सहारा का धूल अमेरिका पहुंचता है। अब कल्पना करें सिल्वर आयोडाइड का विशेष महीन धूल, हल्का, अस्थिर, ये बादलों में छिड़का जाता है और बादल चक्रवातों तूफानों में खींचे जाते हैं। एक छिड़काव और हजारों किलोमीटर दूर फैल जाता है। अब हम हवा का नक्शा देखते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप से मुख्य प्रवाह नॉर्वे, ब्रिटेन, आयरलैंड, हॉलैंड की ओर जाता है। जहां खतरा होता है वहां बीमारी होती है, जहां हवा जाती है वहां लोग बीमार होते हैं। स्पष्ट है कि अन्य कारण भी हैं, लेकिन स्पष्ट पैटर्न नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर एक बार ऑन्कोलॉजी चार्ट देखें और क्या दिखता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आधिकारिक तौर पर कैंसर जोन माना जाता है। कारण तेज पराबैंगनी किरण और दक्षिणी ध्रुव के करीब होना। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो ये तर्कपूर्ण नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ने तो दक्षिणी ध्रुव के और करीब रहने के बावजूद कम कैंसर पाया। निश्चित है अन्य कारक भी हो सकते हैं, लेकिन माने ये विरोधाभास बहुत मुखर और अनदेखा नहीं किए जा सकते। फिर हवा का नक्शा देखें। ऑपरेशन पोपाई, वियतनाम, हजारों टन सिल्वर आयोडाइड वायुमंडल में डाला गया और हवा कहाँ उड़ाएगी? हिंद महासागर के पार अफ्रीका तक, सीधे ऑस्ट्रेलिया की ओर। कुछ लोग कहेंगे संयोग है। हम सवाल उठाते हैं और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों कोई असली आरोपी सिल्वर आयोडाइड का नाम नहीं बताना चाहता? अब फिर से हवा का नक्शा देखें। ऑपरेशन पोपाई, वियतनाम, वायुमंडल में हजारों टन सिल्वर आयोडाइड डाला गया और हवा कहाँ जाती है? हिंद महासागर पार अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ओर। फिर भी बहुत लोग कहते कि यह केवल संयोग है। क्यों नहीं बोलते कि रासायनिक डाले गए पदार्थ का असर वैश्विक स्तर पर होता है? जरा गौर से देखिए। अंग्रेजी भाषा के प्रसार का नक्शा लगभग कैंसर के प्रसार के नक्शे से मेल खाता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सभी शीर्ष पर हैं। क्यों? 1946 से पहले स्थिति अलग थी। तब कैंसर के मामले जर्मनी और फ्रांस में ज़्यादा थे। लेकिन 1946 के बाद बीमारी की लहर अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया की ओर बढ़ गई। क्यों? ठीक उसी समय सिल्वर आयोडाइड का बड़े पैमाने पर उत्पादन और छिड़काव शुरू हुआ। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या शायद अंग्रेजी बोलने वालों के बीच समझौते करना आसान था? अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया 2 युगों में विभाजित है। सिल्वर आयोडाइड के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले और बाद में। इससे पहले स्वास्थ्य की अनदेखी, कम कैंसर के मामले। बाद स्वास्थ्य जीवन शैली फैशनेबल है, उच्च चिकित्सा स्तर, लेकिन कैंसर अधिक है। फिर सवाल क्यों? हम परीक्षण विषय नहीं है, यह गृह प्रयोगशाला नहीं है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग आग के साथ खेल रही है। यह जंगलों में आग लगाता है, फेफड़ों को बीमार करता है, पारिस्थितिक तंत्र को मारता है। हमें बादलों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, हमें जो बचा है उसे संरक्षित करने की जरूरत है। एक पेड़ लगाना है जरूरी, बजाय बादलों को नष्ट करने के। हमारी पृथ्वी को संरक्षित करें, क्लाइमेट इंजीनियरिंग को ना कहें। बीमार पृथ्वी अभी भी सांस ले रही है, लेकिन यह अभी भी प्रयोगों के अधीन है। सरकार हमें क्या सुझाती है? गायों को मारना, छतों को रंगना, CO2 कम करना, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल भेजना, अंतरिक्ष में शीशा लगाना, उत्पादन कम करना। सभी उपाय समाधान नहीं है। कोविड ने आया
और सरकारें उत्पादन और खपत कम करने में नाकाम रहीं। यह उस बच्चे की तरह है जो अपनी थकी माँ को मनमाने तरीके से दबाए देता है। वो थकी है, उसे आराम चाहिए, और अगर तुम नहीं रुके तो माँ फिर कभी नहीं उठेगी, और उसके साथ जाएगा वह जिसकी परवाह तुम करते हो। तो आगे हम क्या करेंगे? और भविष्य में चीन का मेगा प्रोजेक्ट है हेवेली रिवर। इसका क्षेत्र कनाडा से भी बड़ा होगा। पथ पर 10 बिलियन टन अतिरिक्त वर्षा प्रति वर्ष। ये पृथ्वी के पीने के पानी का 7% होगा। सिल्वर आयोडाइड जमीन पर हजारों बर्नर से उठाया जाता है, पहाड़ों पर 5 किमी से ऊपर। चीन इसमें 1000 विशेषज्ञों को लगा रहा है। बिना हस्तक्षेप के बादल अधिक समय तक तरंगित होते और अंतरिक्ष में और अधिक रोशनी वापस भेज सकते हैं, जिससे ग्रह ठंडा हो सकता था। लेकिन अब संभावना ये है कि यह और अधिक गर्म करेगा। अधिक तूफान होंगे, जोन जीवन योग्य जमीन और महासागर रंग चटेगा, होल नष्ट होगा। नए पैथोजन और महामारी आ सकती है, और ये सब हम सभी के बारे में है। बादल आवरण पहले ही घट गया है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। यह रहा वह ग्राफ जो मैंने पाया। रूसी स्टेट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग वो 2019 के अनुसार वैश्विक बादल आवरण में 1% कमी लगभग 0.06 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों में बादल 25% कम हो गए हैं। जब बादलों को अधिक नष्ट किया जाता है तब महासागर के साथ क्या होता है, और कौन जानता समुद्र तल से CO2 और CH4 गैस कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, वो कितनी मात्रा में है। क्या होगा अगर महासागर का तापमान, जब महासागर पानी और CO2 के साथ बढ़े 0.0 से बढ़कर 4% पर जाए, तो ये एक वास्तविक ग्रीन हाउस असर होगा। महासागर और गर्म हो जाएगा और संभवतः ये और उत्सर्जन पैदा करेगा। ये प्रक्रिया रुकने की संभावना कम है। यह बस गर्मी भर थी, लेकिन किसी ने फिर भी बादलों पर अधिक रसायनों का दुष्प्रयोग करने का फायदा देखा। मुझे लगता है कि अब तो कशाब गैस पर शिश कबाब सेकना संभव हो जाएगा। अगला वो जय होगा जो खाने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। हर धरतीवासी को ये जानने का अधिकार है कि उसका जीवन कितना सुरक्षित है। मानव जाति के लिए सबसे गंभीर मुद्दा है ग्रह का गर्म होना, इसलिए हर व्यक्ति को आसानी से मिलनी चाहिए बादल आवरण का चार्ट, पृथ्वी की परावर्तकता का ग्राफ और वास्तविक वैश्विक तापमान की जानकारी, ना कि केवल औसत आंकड़े और आंकड़ों से खेल। उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। बिना अनुमति रसायनों का किसी और की हवा में छिड़काव, परिणामों को छिपाना, साझा वातावरण से खेलने के लिए। शायद ये सब एक भ्रम है, शायद सब कुछ केवल संयोग है। लेकिन जब संयोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो संयोग नहीं लगते, बल्कि एक सिस्टम लगते हैं मनुष्यों के खिलाफ। क्या हम सच में उदासीन हो गए हैं? हमारे बच्चों और पोते पोतियों का भविष्य अभी तय हो रहा है। हमें चाहिए नियंत्रण, हमें चाहिए सच, हमें चाहिए सम्मान। दोस्तों, लेखक की मदद लाइक्स और सब्सक्राइब करके करें, और तब लेखक आपकी रक्षा कर सकेगा। साथ में हम एक शक्ति हैं, और अभी लेखक खुद चैनल का खर्चा उठा रहा है।